बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आज जो हम वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो थीसिस से रिलेटेड है और स्पेसिफिकली फैशन डिज़ाइन इनके जो डिपार्टमेंट है फैशन एंड टेक्सटाइल का, कि वो किस तरीके से अपने थीसिस को बना सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर स्टार्टिंग पेजेस आपको पता है कि टाइटल पेजेस होते हैं, उसके अलावा अप्रूवल शीट्स होती हैं और ये आपके पास एक्नॉलेजमेंट होता है। और सबसे जो मेन चीज़ हमारे पास अब यहाँ पे शुरू होगी थीसिस के अंदर, वो एब्स्ट्रैक्ट है। अब देखने को तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी के अंदर ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये आप लोग जब पूरी रिसर्च को कंडक्ट कर लेते हैं, पूरी रिसर्च हो जाती है, उसके बाद इसको लिखा जाता है। इसमें तमाम वो डिटेल्स भी होती हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है चीज़ों का, थोड़ा सा उसमें क्या रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ की गई है, किस किस्म का रिजल्ट आ रहे हैं, क्या फाइंडिंग्स आई हैं, क्या कंक्लूजन आया है, क्या पॉलिसी इम्प्लीकेशन है, क्या ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर लिखते हैं। दिस इज़ द बेसिकली द टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ योर थीसिस, जिसमें नंबर वन पे हमारा इंट्रोडक्शन है। उस इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम जो चैप्टर नंबर वन है उसको इंट्रोडक्शन के से हमने लिखा। इंट्रोडक्शन के नीचे ही हमने उसकी सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी की बात की है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात की है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात की है। तो इस तरह इंट्रोडक्शन की जो है ना तीन मेन जो है ना सब हेडिंग्स आ जाएंगी। इसके बाद लिटरेचर रिव्यू, बेसिकली लिटरेचर रिव्यू के अंदर हमने सम टाइम फेवर ऑफ द आर्टिकल की बात भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, उसका कोई टाइटल भी दे रहे होते हैं। सम टाइम जिस ऑथर ने इस पे काम किया है आपसे रिलेटेड, जो जिस आर्टिकल को आप पिक कर रहे हैं उसका रेफरेंस, उसकी मेथोडोलॉजी, उसका फ्रेमवर्क, उसकी ये तमाम चीज़ें हम पुट करते हैं लिटरेचर रिव्यू में। आफ्टर दैट द रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद मेथोडोलॉजी, कि हम कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइपोथेसिस क्या है, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग की बात करते हैं, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन की बात करते हैं, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, रिसर्च प्रोसीजर की बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करते हैं। मतलब मेथोडोलॉजी के अंदर हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, हमारा हाइपोथेसिस, पॉपुलेशन एंड सैंपल, रिसर्च मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया है, रिसर्च प्रोसीजर क्या है, स्टैटिकल एनालिसिस। आफ्टर दैट नंबर फोर चैप्टर के अंदर हम जो है वो चीज़ जो मेन रखेंगे, रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट्स फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है थ्रू क्वेश्चनियर कर रहे हैं या जो भी सोर्स है जिससे आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका हमने क्या करना है जी, रिजल्ट जो है वो देखना है क्या आ रहा है। उसके बाद डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, बेसिकली जब भी हम कोई क्वेश्चनियर फिल करवा रहे होते हैं तो उसके अंदर हम एज, जेंडर और इस तरह की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उसको भी एनालाइज कर रहे होते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन अबाउट डाटा, जो डिस्कशन जो डाटा हमें पास आया है, जो रिजल्ट हम फाइंड करेंगे उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, कि किस तरह का जो है वो हमें डाटा का रिस्पांस किस किस किस्म के लोगों से आया, जैसे फॉर एग्जांपल उनका जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो कि रिजल्ट एंड डिस्कशन के अंदर आ जाएंगी। आई एम अगेन रिपीटिंग, रिजल्ट एंड डिस्कशन के अंदर रिजल्ट फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्कशन अबाउट डाटा, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके बाद चैप्टर नंबर फाइव विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द रिसर्च, समरी एंड कंक्लूजन। इसमें हम समरी लिखेंगे, एक कंक्लूजन लिखेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, रेफरेंसेस के अंदर हम रेफरेंस को पुट करेंगे, अपेंडिक्स को पुट करेंगे, और ये क्वेश्चनियर को भी हम फिल करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमने लिया है। और उसके बाद अगर हम फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ फिगर्स की बात करते हैं, जेंडर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कर देंगे। ये तमाम वो फिगर्स हैं जो कि हमें रिजल्ट के तौर के ऊपर हमारे पास आए हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे उसकी भी कैटेगरी बना के उसके सामने भी हम पेज नंबर लिख देंगे कि ये फिगर जो है वो जेंडर से रिलेटेड है, ये जो है वो एज को रिप्रेजेंट कर रही है, एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो एनालिसिस हमने डाटा किया ना उसकी जो चीज़ें आएंगी उसको हमने फिगर के ज़रिए भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये इंट्रोडक्शन पेज है जी, इसमें देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि इंट्रो दिया गया है, जो अभी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में वो क्या है, उसका थीम के अकॉर्डिंग देख लें।
उसमें उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी बैक पे क्या चीज़ है, उसको सारा पढ़ें। वो तमाम चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन के अंदर उसको पुट करनी है, क्योंकि ये थीसिस है। तो इसके अंदर आप कोशिश करें इंट्रोडक्शन जो है वो 2-3 पेजेस का कम से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी की अगर हम बात करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इज़ द बेसिकली द पर्पस ऑफ द रिसर्च, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर थीसिस, तो वो आपने सिग्निफिकेंस लिखनी है, उसकी अफादियत लिखनी है, उसका बेनिफिट लिखना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जाहिर बात है, कोई भी जब हम काम कर रहे होते हैं उसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि क्यों हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। ये तमाम बातें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कोई भी रिसर्च होती है उसके बिहाइंड, उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम या इशू चल रहा होता है, कि क्या उसके पीछे एक मेन काज है, क्या वजह थी जिसकी वजह से जो है ना वो हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर या कोई पॉजिटिविटी की तरफ। तो हम उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बना लेते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। लिटरेचर रिव्यू, विच इज़ द सेकंड चैप्टर। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप जैसे देख रहे हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं। यहाँ पे वो जो राइटर है उसका नेम आ रहा है, ईयर आ रहा है, उसके बाद डिफाइन उसने इसके बारे में क्या लिखा, मतलब उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, उसकी इंफॉर्मेशंस क्या हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या है, मेथोडोलॉजी क्या थी, कैसे काम किया, तो उन सब का जो है वो यहाँ पे आप जिक्र करेंगे, और कोशिश करनी है कि कुछ ज़्यादा करें। इस थीसिस के अंदर इतनी चीज़ें ऐड नहीं हैं जो कि देखा जाए तो उसको ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद ये मैथडोलॉजी की अगर हम बात करें, हाँ, द रिसर्च बेसिकली कौन सा मेथड जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। रिसर्च लाइक द एरिया ऑफ स्टडी विच इज़ अ लिविंग एरिया, ठीक है। उसमें एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिजिटल प्रिंट्स ऑफ सेंटेरियो ग्रीस आर्किटेक्ट एंड द इंटीरियर ऑफ द लिविंग एरिया। तो बेसिकली आपने हाइपोथेसिस देना है H1 या H2 के नाम से, कि एक्चुअल जो हम थीम ले रहे हैं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इन इन वजूहत की वजह से। तो वो उस चीज़ को साबित करने के लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। और फिर पॉपुलेशन एंड सैंपल, सेम लाइक दैट कि व्हेन यू आर डूइंग थीसिस, इट्स मींस कि यू मस्ट हैव, जितना ज़्यादा बड़ा सैंपल होगा उतना ही बेहतर जो है वो आपका रिजल्ट आएगा। एक मैं आपको रूल बता देता हूँ वैसे, जैसे समटाइम हम एक ये रूल भी जनरली यूज़ करते हैं अपने रिसर्च एक्सपीरियंस के अंदर, हिसाब से बता रहा हूँ कि जितने क्वेश्चनर्स होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, तो उतने के सैंपल से आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा सैंपल कलेक्शन का होगा, मतलब जितने ज़्यादा लोग जो होंगे वो जो क्या कहते हैं आपके क्वेश्चन को फिल करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, उतने ही आपकी अच्छी एक इफेक्टिव रिसर्च होती है। अच्छा, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, और मेथड कौन सा होगा, ऐसे हम क्वेश्चन के जरिए फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सी मेथडोलॉजीज हैं, जैसे हम सर्वे बेस कर सकते हैं। आजकल तो फोकस ग्रुप के ऊपर भी बड़ी बात हो रही है। फोकस ग्रुप भी एक अच्छा वे है किसी भी डाटा को जो है वो कलेक्शन के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि दो किस्म की रिसर्च होती है ना, क्वालिटेटिव होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ये होता है कि आपके पास कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, यू हैव ऑलरेडी द कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके पास, ये डाटा आपके पास ऑलरेडी होता है। क्वालिटेटिव के अंदर जो है ना ओपन क्वेश्चन सोर्स होती है, यहाँ पे जो जिस बंदे से आप क्वेश्चन फिल करवा रहे हैं वो अपना कोई भी फीडबैक दे सकता है, कोई भी रिस्पॉन्स दे सकता है, कोई इस तरह उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो यस या नो करे, वो एक कमेंट्स भी दे सकता है। तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहेंगे। लेकिन मेजॉरिटी, जैसे इसके अंदर हम लोग मेजॉरिटी स्टूडेंट करते हैं, जो हम जिसको फॉलो कर रहे होते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जिसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और जाके जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कौन सा हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस के लिए, तो हमें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हम क्वांटिटेटिव स्टडी एज अ डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमने क्वांटिटेटिव जो मैथडोलॉजी है या एंड क्लोज एंड क्वेश्चनर्स हैं, इसको एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसका प्रोसीजर भी लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल बनाया, मतलब स्ट्रॉन्ग, एग्री, स्ट्रॉन्ग, डिसएग्री एंड मल्टीपल सो ऑन। मतलब आपका प्रॉपर एक होगा कि आपने उसके 5 लिकर्ट स्केल के ऊपर उसके क्वेश्चन को फिल करवाना है। ये आपका प्रोसीजर होता है।
आफ्टर दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आप एनालिसिस करते हैं उसको, डाटा जो भी आपने कलेक्ट किया है क्वेश्चन के ज़रिए। फिर जो उसके रिजल्ट आते हैं, जैसे आपके सामने कोई रिजल्ट आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, जिसके अंदर जेंडर रिप्रेजेंटेटिव के कितने परसेंटेज जो है जेंडर जो है जिन्होंने प्रेजेंट किया, फीमेल हैं मेल हैं, एज ऑफ रिस्पोंडेंट क्या है। तो इस तरह के किस किस एज के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया क्वेश्चन को, मेजॉरिटी कौन कौन से एज के लोग थे। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन रिस्पॉन्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफी के लिए हम बात करें, उन लोगों की एजुकेशन क्या थी क्या। और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बात करते हैं, तो आपके पास फिर उन जो क्वेश्चनर्स हैं उनके अंदर एग्री या डिसएग्री के अंदर कौन सा जो लोग ज़्यादा फेवर में हैं और कौन से ज़्यादा लोग फेवर में नहीं हैं। हर क्वेश्चनर का एक रिस्पॉन्स आएगा इन द फॉर्म ऑफ द चार्ट, आपको नज़र आ रहा है जिसमें कुछ बार चार्ट हैं जो कि आपको शो करवा रहे हैं डिटेल। दिस इज़ द वे जिसके ज़रिए भी आप वो जो है ना अपनी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन एज पर माय ओपिनियन, बिकॉज ड्यू टू द सम न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वे ऑफ डूइंग द रिसर्च, दे हैव द मल्टीपल ऑप्शंस लाइक, आप मल्टीपल टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे SPSS है, ई व्यूज़ है, स्टाटा है, और मल्टीपल है, डिपेंड ऑन द योर रिसर्च कि आप क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक वो करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ये बेसिकली टूल जो एक्सेल वगैरह पे करके इसका, क्योंकि रिसर्च के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। तो मैं चाहता हूँ कि इससे एक बेहतर तौर के ऊपर हम टूल को यूज़ करें। आफ्टर दैट यू विल बी डिस्कशन एंड अबाउट डाटा। आपने उसके बारे में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि कितने परसेंटेज लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, कितने एज थी उनकी जिन्होंने ज़्यादा जो पॉजिटिविटी की तरफ गए, उनकी एजुकेशन क्या थी, कितना फेवर में क्वेश्चंस के रिजल्ट थे और कितने फेवर में नहीं थे। तो उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमने यहाँ पे लिखना है, जो कि आपको फर्दर प्रैक्टिकली भी साथ साथ गाइड किया जाएगा और फर्दर वीडियोस भी बनाई जा सकती हैं इसके हवाले से। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा कि भाई जो हमने हाइपोथेसिस लिया था वो कैसा रहा, क्या वो उसके फेवर में चीज़ आई है कि नहीं, सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है, उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि नहीं, इस तरह की बातें आएंगी। समरी एंड कंक्लूजन के अंदर वही मेड द फुल समरी एंड कंक्लूजन कर दिया इन्होंने, पूरी समरी लिख दी दोबारा से। देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द समरी हेयर, बिकॉज ऑलरेडी ऊपर जो हम एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं उसके अंदर ही हमारी समरी मेंशन होती है। तो कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन हमने यहाँ पे लिख दिया इन द एंड ऑफ द रिसर्च कि हमारा अक्सर मकसद क्या निकला है। फिर समटाइम हम ये होता है कि हम रिकमेंडेशन भी देते हैं कि क्या बेनिफिट है इस रिक्वेस्ट से, वो से रिसर्च से हुआ, क्या फर्दर इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें। उसके बाद रेफरेंसेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विद APA स्टाइल के अंदर हमें जितनी भी आर्टिकल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन ली, जो जो डाटा उठाने के लिए हमें वे मिला और हमने डाटा कलेक्ट किया उन तरीक़ों से, तो वो तमाम रेफरेंसेस यहाँ पे हमने पुट करने हैं। रेफरेंसेस के बाद आपके पास ये आ गया अपेंडिक्स में। इसके अंदर आपने क्वेश्चनेयर, जो कि आपने क्वेश्चनेयर बनाए थे, उसको आपने यहाँ पे हाईलाइट करना है, उसके प्रॉपरली अपना आखिर में क्वेश्चनेयर को यहाँ पुट करना है। और उसके बाद आपका ये जो रिसर्च है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसको और मॉडिफाई किया जाता है और बेहतर बनाया जा सकता है। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर थीसिस, जिसमें हमने बातें बताई आपको। और बेसिकली देखा जाए तो इसको हम SPSS पे करें तो एक अच्छा हमें टूल है जिससे हम एक अच्छे रिजल्ट और ले सकते हैं, हम कोरिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, हम उसको और अच्छा बनाना चाहें, क्योंकि दिस इज जस्ट नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, बिकॉज वी थिंक अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव एज वेल। बिकॉज उस पे हमें एक अच्छी कोरिलेशन निकाल सकते हैं, रेग्रेशन निकाल सकते हैं और बहुत सी चीज़ें रन कर सकते हैं, जिससे हमें एक एक्चुअल जो हमें रिस्पॉन्स का समझ आती है कि कैसे स्टैटिस्टिकल हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई इशू आता है, कुछ और फर्दर डिटेल में चीज़ समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो के जो एंड में वीडियो देखने के बाद कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं उन कमेंट्स को देख के भी या फीडबैक भी दे सकते हैं, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।